डीजीपी के अंडर में नहीं आता है, लेकिन असिस्ट करते हैं होम गार्ड्स भी, आईपीएस वहाँ भी जाते हैं। और यहाँ पर है, जीआरपी है, एटीएस है, एसटीएफ है, बहुत से ऐसी शाखाएं हैं जहाँ पर एडीजी या डीजी रैंक के अफसर्स बैठते हैं। लेकिन अधिकतर जो पद हैं वो सब डीजी के, वो डीजीपी के अधीन होते हैं। प्रत्येक थाने के अंदर तैनाती होती है, जो थानाध्यक्ष है उसकी तैनाती होती है। थानाध्यक्ष में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सब इंस्पेक्टर रैंक पे जो एसओ कहलाते हैं, स्टेशन ऑफिसर, और दूसरे 3 स्टार लगाते हैं, वो है स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर, जो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। आदेश हुआ है सरकार के सभी थानों में इंस्पेक्टर रैंक के अफसर रहेंगे, लेकिन अभी भी कुछ थानों में सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं जो कहलाते हैं स्टेशन ऑफिसर, एसओ रैंक के कहलाते हैं। इसमें जो सिपाही की परीक्षा होती है, भर्ती बोर्ड करता है सिपाही बनने के लिए। भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया, पहले इंटरव्यू भी हुआ करते, पर अब इंटरव्यू नहीं होते हैं। भर्ती बोर्ड बनाए जाते हैं हर जनपद में। कुछ जनपदों में भर्ती की जाती है, तो उन भर्ती करने वालों में एसपी रैंक का अधिकारी उसका चेयरमैन होता है, और डीआईजी भी वहां पर होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन सिपाही का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो एसपी है। उसके ऊपर जो परीक्षा है, जो हेड कांस्टेबल की, और वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं हेड कांस्टेबल बनने के लिए और हेड कांस्टेबल प्रमोटिंग बनने के लिए। फिर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी भर्ती बोर्ड कराता है। और इंस्पेक्टर यहाँ डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन पंजाब में डायरेक्ट पुलिस में भर्ती होता है इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती होकर के इंस्पेक्टर प्रमोशन से होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन से। वो दो तरह के इंस्पेक्टर होते हैं, CI2 और CI1 कहलाता है। मुझे आपके तरफ से दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ मैं? जी सर, दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मुझे? यस जी। इंस्पेक्टर के ऊपर की रैंक है डीएसपी की। डीएसपी के लिए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा लेता है, जिसमें अधिकतर लोग पहली प्रेफरेंस पीसीएस भरते हैं, जिससे एसडीएम बनता है। दूसरी प्रेफरेंस पीपीएस की होती है, डीएसपी रैंक की भरते हैं अधिकतर, बाद में अन्य पद आते हैं। इस तरह से फिर पीपीएस में डायरेक्ट सीओ लगता है, वो जिसको क्षेत्राधिकारी बोलते हैं। आईपीएस की जो पद है उसकी भी पहली पोस्टिंग सीओ की ही होती है, वो एएसपी कहलाता है, असिस्टेंट एसपी। वो भी, उसको भी एक क्षेत्राधिकार मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीपीएस को मिलता है। लेकिन आईपीएस का जो रेट ऑफ प्रमोशन है वो बहुत फास्ट होता है। वो 2-3 साल में ही उसको जिले का एसपी बनाया जाता है, 1 साल बाद ही वो एडिशनल एसपी की चार्ज पाया जाता है। लेकिन जो पीपीएस अफसर हैं, जो स्टेट पुलिस के कहलाते हैं, वो लगभग 8 साल बाद एडिशनल एसपी हो पाते हैं, और कई बार वो 25 साल बाद भी आईपीएस उनको नहीं मिल पाता, एसपी नहीं हो पाते। किसी किसी स्टेट के अंदर 6-7 साल में ही जो पीपीएस अफसर होते हैं वो 6-7 साल में ही एसपी रैंक में आ जाते हैं। आईपीएस उनको कई बार 5-5-6 साल में मिल जाता है किसी किसी स्टेट में। कहीं पर प्रमोशन, एसपी का प्रमोशन के लिए आईपीएस होना जरूरी नहीं होता किसी स्टेट में, लेकिन यूपी में आईपीएस होना जरूरी है, तभी उसको एसपी इंचार्ज जो डिस्ट्रिक्ट का होता है उसकी पोस्टिंग मिलती है। लेकिन महानगरों में जो पीपीएस के अफसर हैं, एडिशनल एसपी, वो लोग जाते हैं एसपी सिटी और एसपी आरए बन करके। यहाँ पर डायरेक्ट आईपीएस अफसर भी है, वो भी सीओ भी बनते हैं, और एसपी सिटी एसपी आरए भी बनते हैं। उसके बाद जो प्रमोशन उनके होने के बाद में उनको एसपी का चार्ज मिलता है, पीपीएस को भी, लेकिन आईपीएस को वो चार्ज जल्दी मिल जाता है। ये तो उसका संगठन है। और इसमें जो पहचान होती है, पहचान किस तरह से होती है ऑफिसर्स रैंक पे, जो डीएसपी होता है उसके कंधे पर स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में 1 स्टार लगता है, जिससे आर्मी की जो बैज, जो रैंक मिलती है, जो पहले सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करता था उससे मिलता था। फिर 2 स्टार आते हैं, फिर वो जहाँ पर जो सब डिवीजन स्तर के जो क्षेत्र हैं वहां पर उनको चार्ज मिलता है। लेकिन 3 स्टार मिलने का मतलब है सीनियर स्केल उसको मिल जाता है, या फिर सीओ सचिव की रैंक पर उसको 3 स्टार लगते हैं, जिसकी रैंक कैप्टन के बराबर होती है आर्मी के। और उसको सफेद 3 स्टार लगते हैं। पीले 3 स्टार पुलिस के इंस्पेक्टर को लगते हैं, जिस पर एक कॉलर बैंड भी लगा रहता है लाल नीले रंग का। लाल नीला रंग पुलिस के फ्लैग का रंग है।
उसके बाद एडिशन एसपी होता है। एडिशन एसपी की जो रैंक है वो दो उसमें बटी हुई है। एडिशन एसपी एक अशोक स्तंभ लगाता है और उसकी रैंक मेजर के बराबर होती है। लेकिन जब वो एडिशन एसपी के पास एक स्टार और लग जाता है, उसकी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर हो जाती है। जब उसको आईपीएस मिल जाता है तो उसकी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर ही रहती है, लेकिन उसको जिले का चार्ज मिल जाता है। और जब उसको 2 स्टार मिल जाते हैं आईपीएस को, आईपीएस मिलने के बाद में पीपीएस वाला भी और आईपीएस वाला भी, उसको उसकी रैंक कर्नल के बराबर हो जाती है और वो नीला कॉलर बैंड लगाता है और 2 स्टार एक्स्ट्रा होते हैं उसके अशोक स्तंभ के साथ। और वो लगभग 1-1.5 साल बाद वो डीआईजी हो जाता है। डीआईजी बनने के बाद उसके कंधे पर 3 स्टार लगते हैं और अशोक स्तंभ लगता है। उसकी रैंक ब्रिगेडियर के बराबर होती है। फिर उसके बाद ये डीआईजी को रेंज मिलता है जिसमें 3 से 5 जिले तक होते हैं। लेकिन कहीं कहीं यूपी में बदलाव कर दिया है, उसको रेंज उस रेंज में आईजी भी पोस्ट कर दिए गए। रेंज के ऊपर जोन आता है, जोन में आईजी कहीं होते हैं, कहीं पर एडीजी होते हैं। आईजी के कंधे पर अशोक स्तंभ नहीं लगता, एक स्टार और क्रॉस लगता है, जो एक झंडा और तलवार होती है उसका क्रॉस बनता है। आईजी के कंधे पर अशोक स्तंभ नहीं होता, अकेला। और इसकी जो बराबरी है, इसकी पैरिटी आर्मी के अंदर जो मेजर जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल तो बाद में पास है, पहले उसको मेजर जनरल बनाया जाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ एडीजी बनता है। एडीजी का, डीजी का और डीजीपी के कंधे पर एक ही चीजें लगती है, वो है अशोक स्तंभ और क्रॉस। ये डीजी, डीजीपी और जो एडीजी है, तीनों के पे ही लगता है। लेकिन डीजीपी की कार पर जो फ्लैग लगता है उस पर पी लिखा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अभी कुछ दिनों से जो पुलिस के अंदर व्यवस्था हुई है नोएडा में और लखनऊ में, ये कमिश्नरी सिस्टम कर दिया है, जहां लखनऊ में पुलिस कमिश्नर बैठता है और नोएडा में पुलिस कमिश्नर बैठता है। जो जिसकी रैंक एडीजी के बराबर है वो आईजी के रैंक के बराबर का भी हो सकता है, लेकिन एडीजी के बराबर है आजकल। सुजीत पांडे यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं। उनके अंडर में एडिशनल कमिश्नर हैं जिनकी रैंक आईजी के इक्विवेलेंट है। उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर रहते हैं नीचे, जो डीआईजी रैंक के होते हैं। उसके नीचे डीसीपी जो एसपी रैंक के हैं, और डीसीपी के नीचे एडिशनल डीसीपी जिनकी रैंक एडिशनल एसपी की है। और जो सीओ लखनऊ या नोएडा में पोस्ट होता है उसका नाम एसीपी कहलाता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहाँ पर मजिस्ट्रियल पावर थोड़ी ज्यादा होती है, लाइन कार्रवाई उन्हीं से होती है। तो ये कमिश्नरी सिस्टम कहलाता है, जो 2 ही जनपदों में भी शुरू हुआ है, आगे चल के और जनपदों में भी शायद हो जाएगा। ये तो व्यवस्था है पुलिस की, जो संगठन की है, जो किस तरह से गाड़ियों में लगता है। डीआईजी की गाड़ी पर 1 स्टार लगेगा और आईजी की गाड़ी पर 2 स्टार लगेंगे, और एडीजी, डीजी और डीसीपी की गाड़ी पर 3 स्टार लगेंगे। लेकिन जो डायरेक्टर आईबी है उसके गाड़ी पर 4 स्टार लगते हैं। वो 4 स्टार पूरे कंट्री का जो जनरल होता है आर्मी का, उस जनरल की गाड़ी पर भी 4 स्टार लगते हैं। वो उसके इक्विवेलेंट होता है जो आर्मी का जनरल है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक डीजीपी के इक्विवेलेंट होती है, वो कंधे पर वही स्टार लगाता है। डीजीपी से और जनरल के उसमें 1 स्टार का अंतर रहता है। डीजीपी स्टार नहीं लगाता, डीजीपी अशोक स्तंभ और क्रॉस लगाता है, तलवार के और डंडे का। ये संगठन का है। दूसरी चीज, जो पुलिस की पावर्स हैं, पुलिस की पावर्स लॉ एंड ऑर्डर की है। और वो पुलिस रेगुलेशन के अनुसार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करती है, क्राइम कंट्रोल करती है सड़क पर, और जहां भी नोटिफाइड एरिया है उस एरिया के अंदर। पहाड़ों में थोड़ी व्यवस्था अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ यूपी पुलिस का जो स्टेट है, इसके अंदर जो व्यवस्था है, कोई भी आदमी अगर आईपीसी का क्राइम कोई करता है, 2 तरह के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो धारा है आईपीसी की, उनमें मुकदमा लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन करता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है। कुछ माइनर मामलों में हेड कांस्टेबल भी इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन कुछ मामले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हुआ। जरा माइक बंद कर दीजिए अपना, आप लोग।
तो माइक बंद कर दीजिए। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे हैं और कुछ मुकदमे SC/ST एक्ट के, तो सभी मुकदमे, और 304B दहेज हत्या के मामले, ये DSP रैंक के अफसर, प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन देखा जाता है उसका एक सुपरवाइजरी अफसर होता है। जो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर करते हैं उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर जो हैं वो DSP होते हैं, क्षेत्राधिकारी। लेकिन जिन मामलों में DSP खुद IO हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका एडिशनल SP सुपरवाइज करता है। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उसके 3 हश्र होते हैं, 3 परिणाम। आरोप, जो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद में अगर पूरी तरह से झूठा पाया जाता है, जिसका कोई सबूत नहीं है, बिल्कुल झूठा लिखा गया, तो वो एक्सपंज रिपोर्ट होती है, FR के साथ जाती है, FR/एक्सपंज रिपोर्ट। अगर वो विवेचना किसी तरह से उसमें ये माना गया कि सबूत नहीं मिल पाया, घटना तो हुई है लेकिन सबूत नहीं मिल पाया, तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगती है, क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं इसको, फाइनल रिपोर्ट। वो जाती है कोर्ट में। और अगर आरोप सही पाए गए या आधे सही पाए गए, आधे सही नहीं पाए गए, जो धाराएं गलत पाई गई, जो लोग बढ़ा चढ़ा के लिखा देते हैं उन धाराओं को काट करके, या जिन्होंने कम लिखा है उन धाराओं को बढ़ा करके, ये मामला फिर CO के माध्यम से कोर्ट जाता है। और कोर्ट में जाकर के उसको अगर चार्जशीट है तो फिर मुकदमा आगे बढ़ाया जाता है। FR है तो उसको या तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या उसके अंदर प्रोटेस्ट हुआ है तो उसको आगे मुकदमे की तरह से लिया जाएगा। और अगर वो सिर्फ बिना सबूत का है तो उसको भी एक्सेप्ट करके कोर्ट, लेकिन मैं मौका नहीं आ रही सामने, कैसे आऊंगी? वादी को बुला करके उसको खत्म किया जाता है, वादी को बुला के उसको मौका देकर खत्म किया जाता है। ये होता है इनका भाष्य इसका कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है सड़क पर पुलिस को, उसको काफी पावर दी गई है। सड़क पर कोई बवाल ना हो, रैली, धरना, प्रदर्शन अगर कोई होता है तो उसकी रिपोर्ट्स होती हैं। और वो अगर परमिशन के साथ, अगर परमिशन मांगी गई है प्रशासन से तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परमिशन देते हैं। और अगर परमिशन नहीं है, इसमें संस्तुति पुलिस थाने से होती है, थाना CO और SP उसको रिकमेंड करेंगे, और DM, ADM या सिटी मजिस्ट्रेट उसको परमिट करते हैं, जुलूस का, धरना का, प्रदर्शन का, या कोई किसी तरह का ऐसा मामला परंपरागत है या कोई फंक्शन हो रहा है उसका। अगर सड़क पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ना कई बार होता है, पथराव हो गया, लूटपाट हुई, सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसके लिए एक पैरा 70 है। उसमें पुलिस को खासतौर से जो SO रैंक के, थाना प्रभारी रैंक के लोग हैं, उनको काफी पावर दी गई है यूज ऑफ फोर्स की। और वो यूज ऑफ फोर्स इसलिए है कि जो भीड़ है, जो उपद्रव कर रही है, जो बवाल कर रही है, जो पूरी तरह से आउटला हो गई, जो कानून का पालन नहीं कर रही है, उसको डिस्पर्स कराने की पावर्स हैं पुलिस को। उसके लिए यूज ऑफ फोर्स करती है। उसमें डंडा चलाना और पानी फेंकना, और उनको फायर सर्विस से उसको प्लास्टिक पैलेट की गन्स चलाना, उनके ऊपर धुआं छोड़ना, बहुत सारी चीजें पावर दी गई है पैरा 70 के अंदर। और इसमें खास बात यह है कि अगर मजिस्ट्रेट मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SDM या ACM या CM, तो वो आकलन करेगा, और जो पुलिस अधिकारी है वरिष्ठतम, उसके साथ आकलन कराने के बाद वो आदेश दे। अगर मान लीजिए डंडा चलाना है तो भी, गोली चलानी है तब भी वो पावर। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं है, मजिस्ट्रेट आने में देरी होगी, तो जो सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी है, SO रैंक का, उसको डंडा चलाने की, पानी छोड़ने की, प्लास्टिक पैलेट गन चलाने की और गोली चलाने की उसको पूरी पावर है। जो भी SO रैंक का अफसर है या CO है या किसी भी रैंक का अफसर हो, उसको पूरी तरह से ये पावर्स दी गई हैं लॉ एंड ऑर्डर में। अतः इन चीजों को जो
गोली चलाने की पावर है, यूज ऑफ फोर्स है, ये कोई इसलिए नहीं होती कि आपके व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा वो है पावर। ये सिर्फ तब तक है जब तक कि भीड़ हट नहीं जाती। भीड़ हट जाए तो उसके बाद जो घायल है, चाहे वो क्रिमिनल हो कोई भी हो, पुलिस की ड्यूटी होती है कि उसको इलाज कराया जाए। ऐसे में कई बार एनकाउंटर करती है पुलिस, खासतौर से ऐसा पुलिस के ऊपर गोली चल गई आत्मरक्षा के अधिकार में, आईपीसी में उसको अधिकार दिया गया है 9900 और कई सारी अन्य धाराएं हैं जिसमें पुलिस को पावर है अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में वो भी गोली चलाती है और उसमें कई बार बदमाश मारे जाते हैं। अगर क्रिमिनल्स का इस तरह का एनकाउंटर है तो उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होती है, जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं अधिकतर उनको अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद ही मामला न्यायालय में जाता है। पुलिस में नौकरी करने के जो इच्छुक हैं उसमें चाहे सिपाही के स्तर से हों, चाहे एसआई के स्तर से हों, चाहे डीएसपी के, चाहे आईपीएस के स्तर से हों, इसमें अलग अलग तरीके से वैकेंसीज निकलती हैं। सिपाही की या थानेदार की तो वैकेंसीज होने के बाद निकलती हैं, लेकिन यूपीएससी जो दिल्ली में है धौलपुर हाउस में, वो हर साल वैकेंसी निकालता है और जो स्टेट पुलिस की वैकेंसीज हैं वो भी हर साल निकलती हैं। और आईपीएस के लिए और पीपीएस के लिए दोनों दोनों का एग्जाम आईएएस का आईएएस के साथ होता है, आईपीएस का उसी में प्रेफरेंशियल जो लोग सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस भरते हैं आईपीएस पर अधिकतर, कई बार फोर्थ प्रेफरेंस भी हो सकती है, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। यूपीएससी कंडक्ट कराता है, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यूज होंगे और पैटर्न का भी चेंज भी होता रहता है, तो अलग विषय है। और स्टेट में यूपी पीएससी लेता है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो उसमें एसडीएम और सीओ के लिए फॉर्म भरा जाता है। तो अधिकतर लोग पीपीएस में और आईपीएस में जो आना चाहते हैं वो सिविल सर्विस की परीक्षाएं दोनों स्थान पर देते हैं, दिल्ली यूपीएससी की भी और इलाहाबाद में जो यूपीपीएससी है उसकी परीक्षाएं देते हैं। इसमें लंबाई एक महत्वपूर्ण चीज है, लंबाई और वेट कंट्रोल करना। जैसे पीपीएस के जो के लिए लगभग लंबाई 5 फुट 5 इंच के ऊपर है, ऐसे ही आईपीएस के लिए 5 फुट 5 इंच के ऊपर है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसमें रिलैक्सेशन होता है काफी। आपको नेट पे काफी जानकारी मिल जाएगी गहनता से, और मैं काफी चीजें बता चुका। मैं चाहूंगा आप लोग सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो राही जी लोगों से कहिए कि सवाल पूछें। कैंडिडेट सर से रिक्वेस्ट है कि जो आपके क्वेश्चंस हों सर ने मोटा मोटा बता दिया है, अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो आंसर दे पाना आसान रहेगा। सर कमिश्नरेट सिस्टम में और स्टेट पुलिस सिस्टम में सर क्या डिफरेंस है वो बता दीजिएगा। देखिए, जो कमिश्नरेट सिस्टम जहाँ जहाँ लागू होता है वहाँ पर मजिस्ट्रियल पावर्स कुछ हद तक पुलिस को दी जाती है, जैसे 107-16 करने की पावर है या ये यूज ऑफ फोर्स करने की पावर है, ये पुलिस को ही दी जाती है। उसमें कोई मजिस्ट्रेट का इंतजार या उसको रिपोर्ट नहीं करनी होती। अच्छा, जैसे यहाँ पर लखनऊ में है तो वहाँ डीएम साहब को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर ना एडीएम को ना एसडीएम को। यहाँ अकेले जो एसीपी है वो एसीपी सारे काम खुद करता है और शांति भंग के अंदेशे में वो खुद ही उनको बाउंड डाउन करते हैं। सर सेक्शन 144 भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 144 भी, ओके। हाँ, सेक्शन 144 लैंड ऑर्डर के संबंध में पूरी कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी मिली हुई है, लेकिन लखनऊ में लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है। जो जुलूसों की परमिशन होती है, पुलिस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि एसपी जुलूस को रोक सकता है, एसपी जुलूस को डाइवर्ट कर सकता है और डीएम जुलूस को रोक सकता है। ये वाली पावर यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स को ही रहती है। और जो परमिशन है जुलूस की, जाम की, धरने की, ये सब भी पुलिस से ही मिलती है। ये जुलूस से संबंधित सबको क्लियर हो गया ना, क्योंकि जुलूस वाला एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी भी इंटरव्यू में आ सकता है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। सब कैंडिडेट क्लियर हो गया ना जुलूस वाला पॉइंट? हो गया सर, ओके। तो सर लाइसेंस जो असला वाला लाइसेंस बात कर रहे थे सर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कहीं कहीं पर किसी स्टेट में लाइसेंस पुलिस के पास है, जहाँ जहाँ कमिश्नरेट है, लेकिन लखनऊ में और नोएडा में अभी लाइसेंस बनाने की अथॉरिटी कमिश्नर के पास नहीं है, डीएम के पास ही है। आर्म्स के लिए आर्म्स वाले लाइसेंस ना सर, फायर आर्म्स? हाँ, यहाँ पर डीएम के पास ही है, लेकिन कुछ स्टेट में जहाँ पर कमिश्नरेट है वहाँ लाइसेंस पुलिस बनाती है, कमिश्नर बनाते हैं। और सर जैसे अभी बताया था सर जुलूस वाला, तो दोनों अथॉरिटी कंकरेंट काम कर रही है अभी भी?
कमिश्नरेट सिस्टम में? नहीं, जुलूस वाला काम कमिश्नरेट सिस्टम में नहीं होता। वो जो यहाँ पर स्टेट जो अन्य जिले हैं, एसपीडीएम जहाँ पर हैं अलग अलग, सर वहां पर जुलूस वाले मामले डीएम ही परमिशन देते हैं। सर कमिश्नरेट सर, सिस्टम में सर पीएससी का सर रोल थोड़ा सा एक बार बता दीजिए अच्छे से। पीएससी जो है वो स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स है। हाँ जी। इसमें डीजीआई एडीजी स्तर के ये इसको स्टेट पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं। स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये। इसके अंदर डीजीआई एडीजी रैंक के अधिकारी होते हैं, और जो ये इसकी यूनिट्स बनी हुई है, करीब 50 बटालियंस हैं यूपी में। उनमें एक कमांडेंट होता है जो एसपी रैंक का होता है, और उसके नीचे डिप्टी कमांडेंट होता है जो एडिशनल एसपी रैंक का होता है। उसके नीचे असिस्टेंट कमांडेंट होता है जो डीएसपी रैंक का होता है। उसके नीचे कंपनी कमांडर जो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, और उसके नीचे प्लाटून कमांडर होते हैं जो सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, और फिर उसके नीचे कांस्टेबलरी है और हेड कांस्टेबल्स वगैरह है। इसमें पीएससी की भर्ती बोर्ड कराता है, और जो प्लाटून कमांडर है उसकी भी डायरेक्ट कंपटीशन भी होता है सब इंस्पेक्टर की तरह से, और वो प्रमोशन से भी प्लाटून कमांडर बनते हैं, हेड कांस्टेबल सिपाही बनते हैं। और जो डीएसपी है पीएससी के अंदर, वो यहाँ जिला पुलिस वाले ही जाते हैं, और पीएससी से जो प्रमोट होकर के कंपनी कमांडर से आते हैं वो डीएसपी या उनके असिस्टेंट कमांडेंट भी जिला पुलिस में क्षेत्राधिकारी बन करके आ सकते हैं गजटेड अफसर लेवल पर। लेकिन जो कंपनी कमांडर के वो इंस्पेक्टर नहीं बन सकते जिले में, वो आरआई बन के आ सकते हैं। जो कंपनी कमांडर है वो जिले में आरआई पद पे आ सकते हैं। वहाँ के प्लाटून कमांडर यहाँ आरएसआई बन के आ सकते हैं, सूबेदार बन के आ सकते हैं, लेकिन जिले में उनको थाना नहीं मिलता है। जिले में होगी उनकी तो थाना नहीं मिलेगा। सर अभी यूपी एसएसएफ अभी फॉर्म किया गया है सीआईएसएफ के तर्ज पे, तो वो उसमें और सर पीएससी में क्या डिफरेंस रहेगा? देखिए, यूपी एसएसएफ का अभी पूरा आ जाए तब फॉर्म किया जाए, तब उसके संबंध बातें होंगी। अभी अच्छा, पूरा अच्छा। उनका नोटिफिकेशन वगैरह हो जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। सर इनको सब बच्चों को कैंडिडेट को जानकारी चाहिए हेलो। होती है कि डिप्टी एसपी जब चयन होंगे ये लोग, तो कहाँ का पोस्टिंग हो जाती है इनकी? डिप्टी एसपी क्या कह रहे हैं? तो डिप्टी एसपी पद पर जो चयन हो जाएगा इनका, तो उनकी पोस्टिंग जो है कौन कौन सी, जैसे एक तो हो गई सर्किल ऑफिस में जाएगी, ये मुख्यालय में हो सकती हाँ, है, और कौन सी पोस्ट जिले में पोस्टिंग हो सकती है, और जिला पुलिस के लिए ही भर्ती होते हैं लोग, लेकिन वो पीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं, और जीआरपी में भी पोस्टिंग होती है उनकी, जीआरपी में सर? सीआईडी में भी हो सकती है, विजिलेंस में भी हो सकती है। लगभग 30 शाखाएं हैं, वहाँ कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और डेपुटेशन में भी यहाँ से आते हैं लोग, सीबीआई में, आईटी में। चैलेंजेस क्या हैं सर इस जॉब की? हेलो जी, अगर कैंडिडेट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो उसमें ऑप्शन हैंड रेज करने का होता है, तो वो हैंड रेज कर दिया कीजिएगा, इससे हम उनको अलाउ कर दिया करेंगे। प्लीज आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर एक जिले में कितने डीवाईएसपी तक हो सकते हैं? एक जिले में वहां पर ये सब डिवीजन के हिसाब से होते हैं अधिकतर, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पुलिस का काम ज्यादा है वहाँ सर्किल ज्यादा है, तो सर्किल के हिसाब से, और बड़े महानगरों में कहीं ऑफिस का काम ज्यादा है तो उसको। लेकिन जैसे मथुरा और अयोध्या है, वहां पर 3-3 सीओ का एलोकेशन होता है, लेकिन मोटा मोटा लीजिए नॉर्मल लेवल पर सब डिविजन हैं, जितने ही तहसीलें हैं सब डिविजन, उतने ही सीओ की पोस्टिंग होती है नॉर्मली। एसडीएम और सीओ एक साथ रहते हैं वो अधिकतर। अनुष्का जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुष्का जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पीपीएस जॉब की चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं इसकी? पीपीएस जॉब की चुनौतियां? सर चुनौती तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और वो प्रेशर आपको बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। सर कई बार ऐसा होता है
बहुत सी जगह इतना काम करना पड़ेगा आपको कि जी। इन्वेस्टिगेशन भी ज्यादा हो जाएंगी जी जी और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए लखनऊ, मेरठ, आगरा ऐसी जगह पोस्टिंग है आपका, तो जी बहुत जी चैलेंजिंग जगह है जहाँ पर सड़क पर अभी पता लगा कि अभी सड़क पर पथराव हो रहा है, थोड़ी देर में जी पता जी लगेगा जंगल में एनकाउंटर हो रहा है, फिर पता लगेगा आपको कि रात में मीटिंग है, फिर पता लगा कि दशहरा भी आ गया, उसकी जी अगले दिन के लिए आपको लिखित में आदेश भी निकालना है। तो ये बात सही है, चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा, और वैरायटी बहुत है जो सर। जिले के अंदर रहता है। लॉ एंड जी ऑर्डर के भी बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको सभी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चैलेंजेस, और जहाँ कहीं भी कानून का पालन नहीं हो पा रहा, वहाँ कानून पालन कराने की जिम्मेदारी आप ही की है। और जी जी ऐसे समय आपको एसपी के आदेश का पालन भी करना है, खुद निर्णय भी लेना है। 3-4 थाने होंगे, उन थानों को जी आपको देखना है, उसके मुआयने भी करने हैं। थाने में आपके तीनों इंस्पेक्टर या एसओ वो ठीक से काम कर रहे हैं, ईमानदारी जी से काम कर रहे हैं, ये भी देखना है। पब्लिक सर। डीलिंग भी आपको करनी है। तो जी उस सब प्रेशर में आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और जी वो प्रेशर क्रिएट करता है। कई बार ट्रेनिंग से शुरू हो जाता है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही, कई बार समय से खाना नहीं दे पा रहे, ये चीजें और बिगाड़ती हैं। तो उसमें सर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की, तभी आप अच्छा। सफल हो सकते हैं डीएसपी या आईपीएस बन करके, वरना बहुत बड़ी चैलेंजिंग नौकरी है। मतलब जी उसके अंदर ऐसा नहीं, आनंद भी आता है, वैरायटी होने की वजह से आप लोगों की नजर में रहते हैं, रोज आपका अखबार में फोटो निकलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और फिर वर्दी का चार्म, मिलिट्री और पुलिस की वर्दी का चार्म बहुत ज्यादा है। जी जी तो आप जब देखते हैं कि आप वर्दी पहने हुए, तो आपकी थकान वैसे दूर हो जाती है। अखबार में फोटो देखेंगे तो लगेगा आपको, जी हाँ, यू आर वर्किंग लाइक ए हीरो, आप जी असली हीरो हैं समाज के, और लोग आपको बहुत आकर्षण की दृष्टि से देखते भी हैं। और जी निश्चित रूप से, लेकिन पिछले दिनों काफी प्रमोशंस के संबंध में काफी जी जी दिक्कतें, काफी पेंडेंसी चल रही है। और अच्छा। उससे पहले प्रमोशंस काफी अच्छे हुए थे, लेकिन अभी 8-10 साल से प्रमोशंस काफी खराब हो गए। पीसीएस प्रॉपर में एसडीएम्स के प्रमोशंस अच्छे हुए हैं, जी वहाँ पीपीएस से 7-8 साल आगे चल रहे हैं वो लोग, उनको आईएएस जल्दी मिल रहा है। जी लेकिन कई बार देखा जाता है कि अगर आपको जॉब के संबंध में या वर्दी के संबंध में अट्रैक्शन है, तो जी पुलिस में आनंद आएगा। और अगर आप सोचें कि हाँ, प्रमोशन, फैमिली को टाइम देंगे, या हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, समय से सोना चाहते हैं, समय से खाना चाहते हैं, तब पुलिस में आपको कष्ट होगा बहुत ज्यादा। और उसी कष्ट को अगर आप एंजॉय करने लगे कि हाँ, लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमारा अनुसरण कर रहे हैं, और इस व्यवस्था के मालिक हम हैं। एक नजरिया है ये सोचने का कि हमको अपना त्योहार मनाने का टाइम नहीं मिल रहा, हमको फैमिली का टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरा नजरिया ये भी है कि हमारी वजह से इतने सारे लोग अपने त्योहार मना रहे हैं, हमारी वजह से इतनी फैमिलीज खुश हैं, हमारी वजह से जी लोग सड़कों पर चल रहे हैं, हमारी वजह से लोग बाग अपना अपना काम कर पा रहे हैं, हमारी वजह से लोग दफ्तरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, हमारी वजह से सर। डॉक्टर, मास्टर, जज और नेता सब अपना अपना काम कर पा रहे हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पुलिस ड्यूटी। इस सिर्फ जी पुलिस की वजह से इतने सारे सर बैंक खुले हुए, सिर्फ पुलिस की वजह से। तो आपको लगेगा कि हाँ, आप एक महत्वपूर्ण मिशन में लगे हुए हैं, ये अच्छा। मिशनरी काम है, और आपको अच्छा लगेगा। जैसे मुझे कभी भी ये नहीं लगा पुलिस में एक पल जी के लिए भी, मेरे फादर भी पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर्ड आईजी हैं। और मैं भी पुलिस में मैंने बहुत एंजॉय किया। एसपी सिटी लखनऊ रहा, मैं सीओ हजरतगंज भी रहा, एसपी सिटी अच्छा। आगरा रहा, एसपी सिटी मेरठ रहा, और एसपी प्राइम मेरठ अभी कुछ दिनों पहले था। लेकिन मैंने उसका एक एक पल को एंजॉय किया। और वैरायटी इतनी है कि आप रोज नए अभियान चला करके, रोज नई नई चीजें लागू करके, लोगों को सेटिस्फाई करके, और आपको लगता है कि आप इमीडिएट रिलीफ देते हैं लोगों को। पुलिस में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जब आपको आधी रात को फोन आएगा कि मेरे घर पर किसी ने चढ़ाई कर दी है, और फिर आपके एक फोन पर वो संतुष्ट हो जाता है, और थाने की पुलिस उसके यहाँ पहुंच करके आधी रात को उसको मदद देती है, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किसी का नहीं है। तो वो उस समय रात को 2:30 बजे, ना तो कोई जज उसको रिलीफ दे सकता है। सर ई गवर्नेंस का सर पुलिस में सर क्या रोल हो सकता है? एक मिनट, आप आज जो हम बताएं, आज जिसको बोलेंगे वो क्वेश्चन पूछेगा, तो उससे क्लियर खड़ा हो जाएगी, ठीक है ना राम साहब? तो हाँ सर, थोड़ा इसी सरकार बता दूं, सर ने भी बताया कुछ दबंग फिल्म देखी होगी ना, तो सर के बारे में माना जाता है इन्होंने भी सर दबंग वाले बहुत काम किए हैं, तो पुलिस में रह के से काम हो सकते हैं। सर सही करोगे सर इस बारे में? सर बड़े बड़े लीडर्स को रोकना सर, ऐसी चीजें जो होती हैं।
वेबिनार चल रही है, नीचे बैठा हूँ, फोन आ रहा है। चलो मैं नीचे वेबिनार। अब ये कहते हैं ये उदय जो हैं, उदय आ जाए, उदय क्वेश्चन पूछ ले अपना। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर कृपया आप डीएसपी के 2 या 3 स्पेसिफिक काम बता दें। ये सवाल मुझसे पिछले इंटरव्यू में पूछा गया था सर। डीएसपी के काम अपने थानों का जो नहीं है, सर, नहीं जनरल नहीं सर, ये तो पता है थानों का निरीक्षण करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कुछ 2-3 स्पेसिफिक काम जो डीएसपी की स्पेशलिटी है, मतलब समथिंग लाइक दैट। एक तो जो विवेचना है ना, उनमें SC ST की विवेचना करना, ठीक है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो करना। दूसरी जी, चीज है SDM का काउंटर पार्ट होता है वो, ओके ठीक है, SDM का काउंटर पार्ट होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके अलावा वैरायटी ऑफ वर्क है बहुत। डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत महत्वपूर्ण है, SDM का काउंटर पार्ट है। जी सर जी। काम होते हैं। और मतलब सर SC ST एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी डीएसपी जांच करते थे? नहीं, 304B दहेज हत्या का, अच्छा दहेज, ओके, डॉरी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, ये 3-4 काम वो है बहुत ओके महत्वपूर्ण, जो DSP करता है। जी सर जी सर, बिहार में थैंक यू इंस्पेक्टर कर सकता है, वो नोटिफिकेशन अलग से होता है उसका। जी सर जी। ये थोड़ा सा अलग है उनके। कुमार सर आप पूछ लीजिए प्लीज। जब 40 मिनट भी होने वाला होगा, 40 मिनट भी होने वाला होगा। नहीं सर, 40 मिनट हम लोगों ने वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है सर इसका। अच्छा सर। जी प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कमिश्नरेट सिस्टम आ रहा है यूपी में, लखनऊ और नोएडा में, उसका प्रमोशन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? PPS के प्रमोशन पे गलत प्रभाव पड़ेगा। सर अभी देखा गया है 92, 93 बैच के PPS का प्रमोशन नहीं हुआ है IPS रैंक में। हाँ, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा DSP की प्रमोशन पे? इसका खराब प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा कमीशन सिस्टम का। जी सर। कहना यह है, इनका दावा तो है कि हाँ अच्छा पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। वैशाली जी आप पूछ सकते हैं, आप जो है। हेलो सर, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ ऑडिबल है सर। हाँ जी सर, मेरे को पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस पूछना था। और जो आजकल पुलिस कस्टडी में टॉर्चर के केस चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कस्टडी तो पुलिस ने जिस समय पकड़ लिया उस समय पुलिस के अंदर आ गया वो, लेकिन जुडिशियल कस्टडी वो है जब वो जेल चला जाता है, जज के संज्ञान में आने के बाद जुडिशियल कस्टडी हो गया। ट्रेनिंग दी जाती है माओवादी कानून की भी, और पुलिस को कहा भी गया कि वो हाई हैंडेड एक्शन ना ले, जो रीजनेबल यूज है अथॉरिटी का वही रीजनेबल यूज करे। चाहे डंडा चलाना हो पैरा 70 के अनुसार, तो उसी समय डंडा चलाएंगे जब तक कि भीड़ डिस्पर्स ना हो जाए। और गोली चलानी है तो आत्मरक्षा के मामले में नहीं चलानी है। अगर आपकी आत्मरक्षा की बात है, उसके साथ साथ जो पैरा 70 में एक चीज और दी गई है, अगर आपको गोली चलानी है तो सीधे एम करके मत चलाइए, तो पैरों की तरफ एम करके चलाइए। जो पर्पज है वो मारना नहीं है, बस डिस्कस करना है। कोई कारगिल वहाँ का सीमा वाला युद्ध नहीं होता जिसका हम अपने ही देश के लोगों में, अपने ही नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए हथियार चलाते हैं, डंडा चलाते हैं, पानी चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्रश करना है, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करना। इसलिए टॉर्चर करने की कोई आजादी नहीं है। कई बार पूछताछ के लिए कई बार लोग उसको डंडे से मारेंगे, और शिकायतें ऐसी मिली करंट लगा दिया गया, तो उसमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पुलिस जेल भी जाती है उसमें, और वो अमानवीय भी है, अनैतिक भी है और गैर कानूनी। उसमें काफी लोगों के खिलाफ एक्शन होता है। और हम बदले की भावना से क्यों काम करें? और जो काम करना है वो जज के थ्रू करेंगे। जज अपना ठंडे दिमाग से सोचता है, एक केस में सालों लगाएगा, और हम अपना सामने वाले को देखा कि इसने बदमाशी की और उसको हमने 1 सेकंड में
उसको हमने अपने इस तरह से डंडा मार दिया, गोली मार दी, ये गलत है, ये गैर कानूनी है। हमारा जो संविधान है, हमारी आईपीसी, हमारे सीआरपीसी उसकी इजाजत नहीं देती। अतः कभी भी पुलिस अधिकारियों की उसको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, टॉर्चर के बारे में। और आजकल आधुनिक तकनीकी बहुत आ गई है, इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की भी है, उसके अलावा लाई डिटेक्टर वगैरह की भी मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में आप करा सकते हैं, जिसको पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं। और कई बार और कई तरह के टेस्ट हैं जो नए आ गए हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। तो टॉर्चर बिल्कुल तो करते सर हैं। इसमें हमारी जो डीएसपी की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में हम सेंसिटाइज करने के लिए पुलिस को, या फिर पीरियोडिक रेगुलर हम अपने पुलिस सिस्टम में क्या रिफॉर्म लाना चाहिए हमें, जो ये केसेस बार बार जो आते हैं ब्रूटल पुलिस टॉर्चर के, वो ना आए? तो हम ट्रेनिंग में ऐसा क्या रिफॉर्म ला सकते हैं? ट्रेनिंग में the syllabus of the training incorporates all those things, and from time to time high court and supreme court and human rights commissions also, they also direct police department and special training courses crash regarding human rights and regarding high-handedness of law, they are also taught in refresher courses also. And not only DSPs, but from the rank of constabulary to the rank of DG level, National Police Academy and in Delhi, CBI Academy, all academies conduct such seminars, such workshops as to sensitize police forces. But even then, human nature is there, and people are sometimes very much prone towards their high-handedness, and they come under the pressure of political pressure and senior officers pressure, and thereafter they want to get result as soon as possible. That is why in some cases they become high-handed and try to extract more and more intelligence and more information from the uh, guilty, from the culprits. And that is why in those cases uh, they try to crush the criminals. And in such cases, police had to suffer also. And high-handedness appears. This is not good, whether it is torture or whether it is human right violation. That is not permissible. Uh, no training has ever allowed it. Sometimes people say that abuses are taught in training centers, but no such case has ever happened, neither in National Police Academy, nor in state police academies, nor in our RTCs. We try to sensitize people, but human behavior is related to one's own behavior also. So from time to time, we should sensitize ourselves also, because we work upon our own relatives or our own citizens inside our own country. We must be very much concerned about their existence, about their dignity, about women dignity, about children dignity. So many acts are there, whether it is the Human Rights Act or it is POSCO or it is Juvenile Justice Act, where police have been taught and police have been directed not to be not to be high-handed at any cost, and they have to behave with the children in the same manner as if they are behaving with their own children. So things are very much clear. But even then, some people take interest in protection of human rights cases, and some people violate. Okay, thank you, sir. जी राही जी, हेलो हेलो जी। हाँ सर, यूपी में पुलिस रिफॉर्म के मतलब की डायरेक्शन में कोई स्टेप लिए गए हैं क्या पिछले कुछ सालों में? आपने वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो देखे हैं कि थाने लेवल पर हुए हैं या थोड़ा अपर लेवल पर हुए हैं, जिससे पुलिस व्यवस्था में सुधार हुआ है, जैसे सीसीटीवी का इंस्टॉलमेंट हुआ है, इस तरह कुछ स्टेप्स लिए गए हैं क्या? अगर लिए गए हैं तो वो क्या क्या लिए गए हैं, प्लीज बताएं इसके बारे में। पुलिस में रिफॉर्म्स के बारे में पूछ रहे हैं? यस सर, क्या क्या स्टेप लिए हैं यूपी के अंदर पुलिस में, ताकि इस तरह के मतलब जैसे कस्टोडियल डेथ के केसेस नहीं आए या
और थोड़ा और रिफॉर्म हो पाए? पुलिस रिफॉर्म क्या, टाइम टू टाइम डायरेक्शंस आर देयर। पहले हाथों का वो नहीं लिया जाता था, जैसे जो गोली चलाता था अपराधी, उसके हाथों की स्टैबिंग नहीं होती थी, अब हाथों का वो लिया जाता है। और बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस में चेंजेस हैं, वो इस तरह के चेंजेस नहीं है जो बहुत बड़े कोई मेगा रिफॉर्म्स हों। माइनर और रिफॉर्म्स आर देयर ओनली। वर्दी में चेंजेस हुए हैं, पहले बहुत खूबसूरत वर्दी थी, ट्यूनिक ड्रेस जिसमें नीली टाई पहनी जाती थी, है ना, वो वर्दी खत्म हो गई। Because in my personal case, that uniform was very attractive for me, and you see in films also. But that uniform is no longer a part of police uniform in Uttar Pradesh. This is very sad. I always become very emotional because that was the most beautiful uniform, which attracted all the young persons, and now it is no longer the part of our dress. खाकी वर्दी सर, खाकी वर्दी। So these are not reforms, in fact, because people have been trying to politicize departments, so we cannot comment upon them. ये हिम सर, अब दो तीन क्वारी रह गई है बस लोगों की। हिम हिम नाम से है कोई? हिम हिम नाम से कोई है? हिमांशु गुप्ता, आप पूछ लीजिए प्लीज। हिमांशु गुप्ता। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना था कि जब क्राउड की कोई सिचुएशन होती है, जैसे हमें पता है कि कहीं क्राउड बिल्डअप हो रहा है और कोई वायलेंट एक्टिविटीज कर सकता है, तो वहाँ इमीडिएट प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है कि ताकि उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए? देखिए, इसमें पुलिस रेगुलेशन में पैरा 70 दिया हुआ है इसी को लिए। पैरा 70 में अगर कोई क्राउड अनडूली हो गया है और उसको डिस्पर्स कराना जरूरी है, तो पीए सिस्टम इज यूज्ड। पब्लिक एड्रेस सिस्टम गाड़ी में भी होता है, या आपके पास अपना अलग हो, या सिर्फ अपनी ऊंची आवाज में भी आप कह सकते हैं, और उसको पब्लिक को बताना पड़ता है कि आपकी जो भीड़ है, दिस इज अनलॉफुल, ओके, और यू आर वांट टू डिस्पर्स, यू कैन गो बैक और यू कैन डिस्पर्स। दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी, ओके, दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिस्पर्स। कॉल करो तुम्हारे डू नॉट डिस्पर्स। उसके बाद आपका अगला वो है, अगर वहां पर मौजूद है मजिस्ट्रेट, तो आप उनसे सलाह मशवरा करेंगे क्या किया जाए, ओके। और अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी वो देखेगा, माहौल देखेगा, लेकिन कोई ऐसा एरिया ना हो जो जहां भागने की जगह ना हो। मान लीजिए कोई क्लोज्ड एरिया है, वहां पर यूज ऑफ फोर्स नहीं करना है। अगर क्लोज एरिया है तो उसको सारे गेट खुले होने चाहिए, और तब वहां उनको अपील कीजिए और पूरा अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपने आप डिस्पर्स हो जाए। डंडा चलाने से पहले, गोली चलाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास स्टैम्पीड रोकने की कोई तरीका है, आपने डॉक्टर्स को बुला रखा है, वहाँ चिल्ड्रन को आपने अलग किया है, वहाँ उसमें लेडीज तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सीनियर सिटीजन्स की भीड़ है, मान लीजिए लेडीज हैं, बच्चे हैं, तो वहां पर आप अगर गोली चलाएंगे, डंडा चलाएंगे, तो वो स्टैम्पीड से ही लोग मर सकते हैं। अगर वहां एक भी आदमी मर जाता है तो ये आपका फेलियर है। गोली चलाकर तो कोई भी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन आपको हर संभव प्रयास करना है जब तक कि आपकी जान का खतरा नहीं है। मान लीजिए लोग आपको ही मारने लगे, पुलिस को ही मारने लगे, पुलिस के ऊपर ही गोली चलाने लगे, in that case you can use fire according to your wisdom, but wisdom has to be applied at all costs। उसमें जो थ्योरी में दिया हुआ है, थ्योरी में बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे थ्योरी में हवाई फायर नहीं दिया होता और हवाई फायर मना है, बट इन फैक्ट इन प्रैक्टिस आई ऑलवेज ऑप्टेड फॉर फायरिंग इन एयर, ओके। वो हवाई फायर इसलिए जरूरी है बिकॉज हमको किसी की जान नहीं लेनी, और हवाई फायर से काफी कुछ हद तक क्राउड डिस्पर्स हो जाता है, देखा गया है, और उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने फायरिंग की। फायरिंग को हवाई फायर करने के लिए मना है पुलिस सर्विस, लेकिन करना चाहिए, ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ विजडम। तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी डायरेक्शंस और भी हैं, लेकिन मोटा मोटा यही है कि आपको किसी को मारने के लिए नहीं करना है,
आपको डिस्पर्स करने के लिए करना है। गोली चलानी भी है तो पैरों की तरफ चलानी है, प्लास्टिक पैर चलाना है तो वो भी सीधे किसी के हार्ट में ना लगे, किसी के आंख में ना लगे। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमको कंट्रोल करना है, और वी आर नॉट योर एनिमीज, वी आर नॉट वर्किंग ऑन बॉर्डर्स, ओके। सो we have to deal with our own citizens, with our own countrymen, and establishment of peace or protection of peace is there. Simultaneously, we have to take care of the protection of human rights also, of women and children and senior citizens also. If greater damage is done by our orders, it means we have failed. We don't care for the human rights. ठीक है? ये राखी वर्मा, राखी वर्मा प्लीज। राखी वर्मा सुन पा रहे हैं आप? जो है राखी वर्मा जी, सर ये लगता है सुन पा रहे हैं। ये क्या अच्छा रहा सर? राखी वर्मा जी का एक क्वेश्चन आया है, मैसेज में आया हुआ है। सर माय क्वेश्चन इज, पुलिस में लेडीज की नंबरिंग कम क्यों है, एंड पुलिस के लिए यूपी में कौन कौन से मेन चैलेंज है, प्लीज टेल मी। महिलाओं के लिए या पुलिस के लिए? सर इन्होंने पहले पूछा है कि लगता है महिलाओं के, ये पुलिस के चैलेंज पूछना चाह रही हैं, तो सर और महिलाओं वाला रहेगा इनका लगता है। महिलाओं के लिए चैलेंजेस, पुलिस बहुत सेफ है, पुलिस में महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, और उच्च कोटि का अनुशासन होता है, डिसिप्लिन। वहाँ पुलिस में थाना हो चाहे चौकी हो, कोई टच भी नहीं कर सकता। और कहीं कहीं पर ऐसे केस आए भी जो टीजिंग के हैं, तो उनमें बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट इज द सेफेस्ट डिपार्टमेंट फॉर वीमेन। तो यहाँ अगर कंप्लेंट है तो वहाँ एक्शन भी बहुत टफ होता है, तो इसमें महिलाओं के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और महिलाओं की जो ड्यूटी के आवर्स हैं, वो प्रयास यही किया जाता है कि उनको डे टाइम में ही ड्यूटी दी जाए। बहुत कम ऐसा होता है कि उनको रात रेट्स वगैरह में उनको ले जाया जाए। सर जैसे पुलिस में लेडीज की नंबरिंग कम क्यों है, ये तो सर लगता है सिस्टमेटिक। वो तो इंटरेस्ट भी कम रहता है लेडीज का, लेकिन अगर वो है जो एलिजिबिलिटी पूरा कर रही है तो दे आर रिक्रूटेड, और अब बहुत तेजी से बढ़ रही है संख्या पुलिस में महिलाओं की। कुमार सर प्लीज। ये अच्छा राव जी। जी सर। हाँ, आपका क्वेश्चन है, हैंड रेज किया हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो सर आजकल एनकाउंटर रेट बढ़ गया है सर, उसके बारे में कैसे रिएक्ट करेंगे? हेलो जी सर, आजकल जो इनकाउंटर का रेट बढ़ गया है सर, उस पे कैसे रिएक्ट करेंगे? वो तो क्राइम रेट के ऊपर है, और एनकाउंटर में घायलों का रेट ज्यादा बढ़ा है। कोई ऐसा नहीं है कि मारे गए हों लोग बाग, तो क्राइम के रेट के ऊपर है, घटता बढ़ता रहता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एनकाउंटर बढ़ाए जा रहे हों या कोई इस तरह के आदेश हों। जब कहीं भी किसी भी इलाके में आत्मरक्षा का मामला बैठता है तो दोनों तरफ से गोली चलती है, उसमें पुलिस वाले ही मरते हैं, कई बार अपराधी मरते हैं, कई बार पुलिस वाले भी घायल होते हैं। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत इसके बारे में कोई डाटा नहीं है कि बढ़ गया या घट गया। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ क्राइम बढ़ा हुआ है तो वहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली। देखिए सर, इसमें पुलिस की कार्यशैली पे क्वेश्चन लगाया जाता है हमेशा इनकाउंटर को लेके। फेक इनकाउंटर की जैसे यूपी में हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, हमेशा ही पुलिस की कार्यशैली पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। हेलो, सुन पा रहे हैं सर मुझे आप? हाँ, क्या पुलिस की कार्यशैली को, जब इनकाउंटर के केसेस हम लोग देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, तो हमेशा पुलिस की कार्यशैली पर ही क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये कहाँ तक सर उचित है? देखिए, सारे मामलों में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत जगह पुलिस की प्रशंसा भी होती है, जब भी पुलिस एक्शन होता है या एंगेजमेंट्स इस तरह के होते हैं, पुलिस की प्रशंसा भी होती है। और क्योंकि पुलिस का काम ऐसा है कि हर छोटे छोटे घटना वो मीडिया कवर करता है, इसलिए लगता है कि बहुत मामले पुलिस के द्वारा इस तरह के हैं। और खास तौर से ये है कि देखिए, पुलिस के संबंध में
जो पुलिस बचा लेती है, जो डकैती बचा ली पुलिस ने अपनी ड्यूटी करके, जो रेप बचा लिए, जो लूट बचा ली, जो चोरियां बचा ली उसने गश्त करके, दे आर अनरिकॉर्डेड, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जी सर। लेकिन जो सर मेरा पुलिस की सर एक क्वेश्चन और है सर मेरा। जो पुलिस की गलतियां हैं जी सर। वो मीडिया रिकॉर्ड कर लेता है। जी सर। वो आम आदमी भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी रिपोर्टर हो गया। लेकिन वो जो चीजें जो रात में गश्त करती है, ठंड में, बर्फ में पुलिस गश्त कर रही है, तूफान में कर रही है, आज कोरोना को बचाने के लिए पुलिस डेफिनेटली सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, उसके बारे में कभी कोई खबर नहीं बनती। जी सर, एज ए डीएसपी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है उसको कैसे हैंडल करता है डीएसपी या पुलिस प्रशासन? क्योंकि हमने देखते हैं लोकल लेवल पे काफी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है सर्किल लेवल पर या आप ये जान लीजिए, पॉलिटिकल साइंस भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। यस सर। जो पावर है, सीट ऑफ पावर है डेमोक्रेसी में, वो या तो प्राइम मिनिस्टर को है या चीफ मिनिस्टर को है, या उसको कह सकते हैं पार्लियामेंट को है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या, देखिए जिम्मेदारी जो है, जुडिशरी की भी जिम्मेदारी है और पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। कई बार पुलिस ये मान के बैठती है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गलत है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। समाज और उनका वोटर उनसे भी जवाब मांगता है। तो हम ही जज नहीं है ना, जज तो जुडिशरी वाले हैं, और जो मीडिया है उसकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सब लोगों की है, इसलिए कानूनन काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कहीं कहीं पर जो देखा गया है पॉलिटिकल भ्रष्टाचार जनित है, जातिवाद की वजह से है, या किसी सांप्रदायिकता के कारण है, तो उसमें पुलिस को काम करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन वो ट्रांसफर होगा, आपको हटा दिया जाएगा, उससे घबराना नहीं चाहिए। उसमें तो उसका शिकार तो आपको होना पड़ेगा। उसको डील करने का जो तरीका है, बहुत से लोग उसको डील करने के लिए समझौता कर लेंगे, नेताओं के पास जाएंगे, साइकोफेंसी करेंगे, कोई पैर छू करके करता है। वो पुलिस ही नहीं है, वो सभी विभागों में प्रचलित है। कई बार उसमें पैसा दे करके करेंगे, कई बार दलालों के बीच से करेंगे। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को नहीं सोचना चाहिए कि हम वो ऐसे तरीके अपनाएं। हम लोग तो 10-10 महीने में हटा दिए गए, लेकिन गलत काम करने में हम लोग कभी छुपके नहीं, और उसी से हमारी पहचान भी हुई, और उसी से कई बार को 2 बार बंद किया, मोहम्मद आजम खां साहब को 70 बार बंद किया, माननीय अखिलेश जी को 5 बार बंद किया, शिवपाल जी को बंद किया, और बड़े बड़े लोग बाग जिनका नाम लेना भी ठीक नहीं है, बहुत लोगों को बंद किया, बहुत लोग नाराज भी हुए। और इसमें ये बात सही है कि विष पीना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है बहुत सारी चीजों में, कि हाँ हमारी पोस्टिंग अच्छी नहीं हुई, ये नहीं हुई। लेकिन आपकी पहचान तो तभी बनेगी ना जब आप झटका लेंगे। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, देखिए हीरो जो है वो 2.25 घंटे लड़ता रहता है पिक्चर में, लास्ट के 15 मिनट में उसको ख्याति मिलती है, या उसको इनाम मिलता है, या उसकी शादी हो पाती है, या उसको पद मिलता है, या वो इलेक्शन जीतता है हीरो, कुछ भी हो। लेकिन 2.25 घंटे हीरो को लड़ना पड़ेगा। तो जब आप IAS PCS हो रहे हैं, या आप IPS PPS बनेंगे, इवन सब इंस्पेक्टर तो सबसे ज्यादा हीरो होता है हिंदी फिल्मों का। जब आप कोई काम करेंगे तो आपको अच्छाई, त्याग और मेहनत, ये तीनों चीजों का रेशो बढ़ाना पड़ेगा। जी सर। जी सर। तो मेरा एक क्वेश्चन और था सर यहाँ पर। तैयार रहिए, अपना सुख चैन, अपनी नींद, अपनी भूख और मेहनत करने के लिए भी तैयार रहिए 24 घंटा, और अच्छाई के लिए भी तैयार रहिए। आप वायलेशन ना करें। आपको बड़ा बनना है, आपको नायक की तरह से जीवन जीना है, और लोग आपका उदाहरण दें, और लोग आपके ऊपर गर्व करें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ नींद छोड़नी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको परिवार को भी त्यागना करना पड़ेगा, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन और था। अच्छाई, मेहनत, त्याग, ये आपको करना पड़ेगा, बनने के लिए भी और बनने के बाद भी। और मेरी सलाह है कि युवा पीढ़ी बिल्कुल इस बारे में समझौता ना करे। ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, सस्पेंशन हो, हमारे साथ सब काम हो चुके, सस्पेंड भी हुए, सब काम हुए। लेकिन एक चीज है कि अगर आप झुकते नहीं है तो आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा जीवन। दबंग वाली इमेज मिलती है, दबंग वाली इमेज पुलिस के लिए। सर दबंग वाली इमेज काफी मानी जाती है, अच्छी वाली। सर एक क्वेश्चन और था, एक करप्शन को लेके पुलिस सर अब क्लोज किया जाए। हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन और हैं बस, उनको ले लेते हैं हम लोग लास्ट में बस।
तो 2-3 क्वेश्चन 5-7 मिनट के लिए रहेगा सर जो है। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये 5 मिनट लगा रहेगा, 2-3 क्वेश्चन रहेंगे सर लास्ट में। हेलो, सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही नहीं है? आ रही बिल्कुल भी। अब सर आ रही है नहीं, आवाज? हेलो बहुत धीमा आवाज आ रही। सर 2-3 क्वेश्चन और रह गए सर 2-3 लोगों के। सर जी जी बताइए। 2-3 लोगों जैसे एक सर क्वेश्चन आया है, सर कुमार साहब पूछ रहे हैं सर एक क्वेश्चन कोई सर उनका। सर एक आया है क्वेश्चन, क्या कहते हैं, राणा प्रताप ने पूछा है ई गवर्नेंस इन पॉलिसी। राणा प्रताप पूछ लीजिए प्लीज अपने आप ही। राणा प्रताप। हाँ, ई गवर्नेंस पॉलिसी के संबंध में। हेलो। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछा गया था सर। ई गवर्नेंस क्या असली चीज है कि जो यूज है नेट का, इंटरनेट का, वो इंटरनेट का यूज पहले से भी सर्विलांस में भी किया जा रहा है। और आज की तारीख में क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, तो उन मीटिंग्स की जगह पूरी तरह से मोबाइल फोन का यूज करके, व्हाट्सएप का यूज करके, मेल का यूज करके वो किया जा रहा है। ई गवर्नेंस शुरू हो गई है। और खास तौर से खरीदारी का मामला हो, चाहे आदेश देने का हो, वो अधिकतर ई गवर्नेंस तो स्टार्ट हो गया है। थानों को भी जोड़ दिया गया है और जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी जोड़ दिया गया है जोन लेवल पर भी। और हर जगह हमारे जो वो बने हुए हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स बने हुए हैं ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। और इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है जो जोनल लेवल पर आईजी के घर में होती है, रेंज में डीआईजी के यहाँ और एसपी के यहाँ भी पुलिस लाइंस में उसी के थ्रू ई गवर्नेंस की जा रही है। इंट्रोडक्शन है लेकिन काफी हद तक शामिल हो गया है इसमें। आवाज बिल्कुल बंद हो गई आपकी। हेलो सर। जी रिपीट करिए थोड़ा तेज। हेलो। हेलो। राही सर आपका ये माइक ऑफ है। हेलो। सर लास्ट में जो है अजय सिंह। जी यस सर। अजय सिंह लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना। सर लास्ट क्वेश्चन। यस यस यस। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी तरफ से सर ये। क्या क्या क्वेश्चन है? हाँ सर अजय गुड इवनिंग सर। अजय सिंह को बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मेरा एक क्वेश्चन है जो कि कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि पुलिस का जो रोल होता है, जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी पॉलिसी की, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का विरोध करते हैं तो उसमें पुलिस बड़ा बर्बरता कभी कभी दिखाती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण तौर पर अगर आपको बताऊं कि धर्मेंद्र यादव जो हमारे एक एमपी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक रोस्टर पॉलिसी जो आई थी, इसमें 13 पॉइंट रोस्टर आया था प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसका उन्होंने विरोध किया था। और बाद में सरकार को ये चीज, ये रोस्टर पॉलिसी जो थी वो वापस भी लेनी पड़ी। लेकिन मैं उस केस में देखा कि पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता दिखाई और उसमें धर्मेंद्र प्रधान को काफी चोटें भी आई थी। तो और दूसरा सर एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था, उस एक्ट को लेकर के जो पब्लिक के अंदर रोष था और उसका विरोध प्रदर्शन किया। और जब वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट करने के लिए बोला था तो उसका विरोध हुआ था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो ऑर्डिनेंस ला करके वो एक्ट को ज्यों का त्यों रखना पड़ा। लेकिन उस समय भी पुलिस की जो बर्बरता सामने आई थी SC/ST लोगों के अगेंस्ट में, अजय जी उनको अगर आपका क्वेश्चन बोले तो ये है साफ साफ कि जो पुलिस की जो बर्बरता दिखाई देती है वो क्यों। और ये भी एक्ट, हाँ, और ये भी अगर इतनी सही नहीं थी, गवर्नमेंट भी बहुत बार अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहती है, उसको भी पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीजें वापस लेनी पड़ती हैं। लेकिन पुलिस उस केस में इतनी सेंसिटिवनेस क्यों नहीं दिखा पाती है, मेरा ये क्वेश्चन है। वो अनह्यूमैनिटी क्यों हो जाती है, वो क्यों नहीं समझते हैं कि भाई ये लोग भी हमारे लोग हैं। वैसे तो सर ने पहले आंसर दे दिया है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा आपने पहले आंसर किया हुआ इसका जो है, आप लगता लेट आए थे। यस सर, यस सर। देखिए आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, सुन पा रहा हूँ।
देखिए, 2 अप्रैल का मामला हो या अन्य चीजें, 2 अप्रैल के संबंध में आप लोगों को शायद पता होगा कि वो जो हिंसा हुई थी और जो एक्शन हुआ था, उसी में मैंने लगभग 1 बजे इस्तीफा दे दिया था। इस बात की शायद आप लोगों को जानकारी होगी लगभग। और उसके बाद जो बैठकें वगैरह हुई, उसमें यह तय किया गया था कि 1 महीने के अंदर SC/ST एक्ट पास हो जाएगा। फिर मेरा पोस्टिंग किया गया था SP क्राइम मेरठ में। तो ये देखिए, समाज का जो आईना है वो पुलिस भी है। समाज के अंदर भी जो चीजें अभी खत्म नहीं कर पाए हैं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, वो अभी पुलिस के अंदर भी व्याप्त है काफी हद तक। तो उसको धीमे धीमे कम किया जा रहा है और अधिकारी भी, नेता भी सब उसमें है कि लोग बाग अपने जो जातिगत व्यवहार है या अपना भ्रष्ट व्यवहार है उसको कम करें। उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की, उनमें ये देखा गया है कि कोई तीसरा पक्ष आकर के माहौल बिगाड़ जाता है। तीसरा पक्ष आकर के कहीं कोई आगजनी कर देगा या पुलिस के ऊपर पथराव कर देगा, और जो इनोसेंट है, जो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, अधिकतर वो नहीं करता। 2 अप्रैल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि कुछ अन्य षड्यंत्रकारी बीच में घुस करके उन्होंने चीजों को आगजनी में बदल दिया और पुलिस को भी गुस्सा आ गया। तो मैंने इसको बहुत क्लोज देखा है। जो लोग बिल्कुल आगे थे उन्होंने कुछ नहीं किया ज्यादा। सर आपका वो हो गया सर। सर आपकी आवाज म्यूट हो गया है सर, आपका जो है सर म्यूट हो गया आपका। चिंता का विषय है इस तरह की इसलिए हमेशा हम युवाओं से कहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम जब भी करें तो कानून हाथ में लेने वालों से दूर रहें बिल्कुल, और डिसिप्लिन तरीके से होना चाहिए। सड़क पर मान लीजिए जुलूस निकालना है तो प्रयास करिए कि परमिशन ले लें। परमिशन नहीं भी मिलती है तो धरना स्थल पर आइए, वहां बैठें। लेकिन वो नेतृत्व एक हाथ में होना चाहिए जहां पर किसी भी ऐसा कोई आदमी, बाहर से षड्यंत्रकारी आदमी कोई पत्थर ना फेंक दे, बाहर से षड्यंत्रकारी आदमी आपके बीच शामिल होकर के आगजनी ना कर दे, जिससे कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और विद्यार्थी का जीवन खराब हो जाए और जो बेरोजगार है उनका जीवन खराब हो जाए। क्योंकि एक मुकदमा लिखने के बाद में आप का पासपोर्ट नहीं बन सकता, आपका शस्त्र लाइसेंस नहीं बन सकता, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। तो उसमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जब भी इस तरह के धरना प्रदर्शन हो, जो जो लोग करा रहे हैं, चाहे NGO वाले हों चाहे जनता के लोग हों, तो पुलिस को तो जो सामने दिखाई देता है उसको यही लगता है कि सामने वाली भीड़ ने किया है। जबकि 2 अप्रैल वाले मामले में भी जानता हूं मैं, और कई अन्य मामलों में भी, वो कोई तीसरा पक्ष आकर के जो स्वार्थों से प्रेरित होता है और चाहता है कि पुलिस ज्यादा वो करे, ज्यादा हाई हैंडेड एक्शन ले, तो इसमें थोड़ा सा अपने उन्हें स्वार्थ पूरा करना होता है। इसके शिकार हो जाते हैं बेचारे उसमें जो निर्दोष लोग होते हैं। ये बात सही है आपकी जो आपने नोटिस किया है, लेकिन इस एंगल को भी देखना चाहिए कि पुलिस की जो बर्बरता है उसका आधार कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी तीसरा तत्व है। तो सर अभी काफी लंबा टाइम हो गया सर आपको जो है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी आज को एंड करके कैंडिडेट्स अगर आपके जो क्वेश्चंस हों तो हम लोगों को अपना टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक से बता दीजिएगा। जरूरत पड़ी तो सर का द्वारा सेशन ले लिया जाएगा सर। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। आज तो मैं ऑफिस से जैसे आया बाहर से बाहर हो गया, मैं अंदर नहीं हूँ। सर जी थैंक यू सर कि आपने टाइम दिया एकदम से बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। मैं बच्चों से कह देना, बच्चे बात भी करना चाहे ना कभी तो बात कर सकते हैं। मेरा नंबर बता दीजिएगा बच्चों को। राइट सर, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था, अगर परमिशन हो आपकी तो थोड़ा सा। हाँ, पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि जो पुलिस को इस मामले में, जो SC ST और OBC के मामले में जिस तरीके से वो अपना रिएक्शन दिखाते हैं, और उसके लिए आप बोले इसमें काफी रिफॉर्म भी किया जा रहा है उनको, है ना, तो उसके लिए क्या वर्कशॉप होती है, क्या होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी अगर मुझे दें तो अच्छा लगेगा, पुलिस के बारे में जान करके कि हाँ कुछ हो रहा है ऐसा। क्या कोई वर्कशॉप है, कैसे है? देखिए, इसके लिए ट्रेनिंग डायरेक्टरेट बनी हुई है जहां मेरी तैनाती भी है। ट्रेनिंग डायरेक्टरेट समय समय पर वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से भी और अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से भी जो सिलेबस में इस तरह के पॉइंट दिए हुए हैं, जो डायनामिक करने के लिए लोगों को
कानून सिखाने के लिए, ह्यूमन राइट्स सिखाने के लिए, महिलाओं के संबंध में संवेदनशीलता सेंसिटाइज करने के लिए, बच्चों के संबंध में जो उससे संबंधित एक्ट है उनको पढ़ाने के लिए हमेशा ये चलता रहता है लगातार, और इसका कोई वो नहीं है, कोई सीमा नहीं बंधी हुई है, हम लोग समय समय पर चलाते रहते हैं। अलग से स्पेशल लेक्चर्स भी दिलवाते हैं, बाहर से साइकोलॉजिस्ट को भी बुलवाते हैं कई बार, जैसे कुछ सिंड्रोम्स हैं उन सिंड्रोम्स के बारे में भी, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी की ट्रेनिंग भी देते हैं, योगा सिखाने का भी काफी कुछ जो है, ताकि जो स्ट्रेस में रहने वाले पुलिसकर्मी हैं कहीं वो अपने स्ट्रेस को निकालने के लिए लोगों पर डंडा न चला दें, कहीं राइफल न चला दें, तो ये हम लोग इसको ट्रेन करते रहते हैं लगातार। थैंक यू सर। सर हम लोग जो है क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट्स आपसे प्राइम बता रहे हैं कि अगर आपके जो क्वेश्चंस हों तो हम लोगों के पोस्ट कर दीजिएगा, तो सर से दोबारा टाइम लेके सेशन ले लिया जाएगा। तो सर ने बताया अभी जैसे ऑफिस से आए और एक लंबा टाइम हो गया अभी लगातार बात करते हुए, तो सर रियली हम आपके थैंकफुल हैं कि जैसे आपने एकदम टाइम दिया हम लोगों को। जी। और सारे कैंडिडेट तरफ से सर थैंक यू वेरी मच सर। मिलते हैं दोबारा, मिलते हैं। बच्चों को फायदा हुआ होगा, कैंडिडेट साहब को फायदा हुआ है कि नहीं, एक सर को बताइए सब लोग मिलके। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। सर बहुत फायदा हो गया सर, मजा आ गया सर। गुड नाइट, और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।